नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आज की खबर के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। बात होगी देश, दुनिया और राज्यों की हर जरूरी खबर की। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बदलती दुनिया और समय के हिसाब से खुद को ढालें। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री के अधिकारियों को सलाह। देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करने का आह्वान। मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा रूप आतंकवाद। एनआईए के 13वें स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल दिल्ली में शिखर वार्ता। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व। रोशनी में नहाए गुरुद्वारे। लाल किले से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। और रूस ने संघर्ष को खत्म करने के लिए मांगों का मसौदा यूक्रेन को सौंपा। राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्रस्ताव मिलने से इनकार। मॉस्को ने मारियुपोल पर हमले किए तेज। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। और हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियतनाम में आज हो ची मिन्ह शहर के पार्टी सचिव न्युयेन वान नेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कोविड महामारी से लड़ने में सहयोग और समर्थन के लिए भारत के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। न्युयेन वान नेन ने सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी साझा विरासत उन्नत सहकारिता के लिए एकदम सही लॉन्च पैड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में कमांडर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना को उनकी परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के लिए बधाई दी। साथ ही भविष्य में हर चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए सैन्य नेतृत्व का आह्वान किया। उन्होंने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि भविष्य में हाइब्रिड युद्ध सहित अपरंपरागत और असम्मित युद्ध पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे, जिससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, अंबिका सोनी और पी चिदंबरम पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले को 2 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा और तब तक दलीलों को पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं और 3 जवान जख्मी हुए हैं। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। देश एक दिन में कोविड के 2380 नए मामले देश में सामने आए हैं। वहीं देश में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 13,433 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.03% है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। नेपाल में काठमांडू के पास ललितपुर जिले के एक औद्योगिक इलाके में ऑक्सीजन संयंत्र में हुए विस्फोट में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। विस्फोट ने ऑक्सीजन संयंत्र की छत उड़ा दी और आसपास की इमारतों की खिड़कियों की शीशे तोड़ दिए। थाईलैंड को क्वाड समूह की महत्वाकांक्षी पहल के तहत भारत में उत्पादित कोविड रोधी कोवैक्स टीके की 2 लाख खुराक मिली है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सदस्यता वाले क्वाड समूह ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों की मदद के लिए टीका तैयार करने की पहल की है। अफगानिस्तान में सीरियल बम ब्लास्ट में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विस्फोट को अंजाम देने का तरीका इस्लामिक स्टेट से संबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस के जैसा है। उत्तरी मजार शरीफ में स्थित साई दोकन मस्जिद में नमाज के दौरान यह विस्फोट हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमलावरों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें पुलिस निरीक्षक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी भी मारा गया। बाकी आतंकवादी मौके से भागने में कामयाब रहे।
और अब खबरों पर विस्तार से नजर। देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आज लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए लक्ष्य तय करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी फैसला हो, वो चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, फैसला लेने से पहले उन्हें उसे एकता और अखंडता के तराजू में जरूर तौलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवा अधिकारियों के सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए और इनसे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का निर्माण राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हुआ है। देश की एकता, देश की अखंडता, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडता के लिए रुकावट बनने वाला है, तो मैं कोई बीज तो नहीं बोल रहा हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में आज सुबह वो अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान हवाई अड्डे से होटल तक 4 किलोमीटर के रास्ते पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर पारंपरिक गुजराती नृत्य और संगीत मंडलियों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत किया और पारंपरिक भारतीय नृत्य और संगीत पेश किया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यहां कारोबारियों के साथ बैठक भी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा बदलाव, जलवायु कार्रवाई, एरोस्पेस और रक्षा सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पंचमहल जिले में ब्रिटिश निर्माण उपकरण कंपनी जेसीबी की विनिर्माण संयंत्र गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल के अंत तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार समझौता पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत उनके देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। The living bridge between the UK and India really been so strong, and just on this trip we've got about £1 billion worth of investment coming from India into the UK. They're the second biggest investor in the UK. That investment alone is going to drive 11,000 jobs. We're hoping to complete another free trade agreement with India by the end of the year, by the autumn. इसके बाद बोरिस जॉनसन निर्माणाधीन गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के परिसर का भी दौरा किया। ये परिसर गांधीनगर में है। ये विश्वविद्यालय ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाया जा रहा है। गुजरात यात्रा के आखिरी पड़ाव और दिल्ली रवाना होने से पहले बोरिस जॉनसन गांधीनगर में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर भी गए, जो स्वामीनारायण पंथ को समर्पित है। उन्होंने मंदिर के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। भारत यात्रा पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम भी गए। उन्होंने महात्मा गांधी को असाधारण व्यक्ति बताया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि महात्मा गांधी ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया और दुनिया को रास्ता दिखाया। बोरिस जॉनसन साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं। यहां वो करीब 30 मिनट तक गांधी आश्रम में रहे। उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हृदय कुंज भी वो गए, जहां महात्मा गांधी रहते थे। इसके बाद वो मीरा कुटीर गए, जहां महात्मा गांधी की इंग्लैंड में जन्मी अनुयायी मीराबेन उर्फ मेडेलिन स्लेड रहती थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने परिसर से वापस जाने से पहले चरखा चलाया। इस मौके पर आश्रम के न्यास ने उन्हें 2 किताबें और चरखे की प्रतिकृति भी भेंट की। गाइड टू लंदन महात्मा गांधी की लिखी पुस्तकों में से एक है, जो कभी प्रकाशित नहीं हुई थी। बोरिस जॉनसन ने विजिटर बुक में लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। 2 दिन की भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे और शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों का जोर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बातचीत के दौरान यूक्रेन में संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति समेत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई समझौतों का ऐलान किया जाएगा। ब्रिटेन के उच्चायोग ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। दोनों देश सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक 1 अरब पाउंड के नए निवेश और निर्यात समझौतों को मंजूरी देंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत को आशा है कि ब्रिटेन आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण में त्वरित कार्रवाई करेगा और खालिस्तान जैसी अलगाववादी गतिविधियों पर लगाम लगाएगा। Will be discussed, will be of course issues of our bilateral agenda. But let me just emphasize on that as part of our agenda, of course, we have been repeatedly highlighting the need to bring economic fugitives to justice. And I think I've said this from this forum many times. And as well as security concerns that may emanate from individuals who harbor anti-India positions. But as I said, that's separately dealing, that's part of our discussions on various platforms. और इसी खबर पर ज्यादा इनपुट्स के लिए हम फिलहाल रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अपने दौरे के पहले दिन गुजरात और अब कल दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ता किन मायनों में अहम मानी जा रही है? ब्रिटिश पीएम का ये भारत दौरा और इस यात्रा से क्या हासिल करेगा भारत और क्या ब्रिटेन को देगा भारत? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो भारत आ रहे हैं और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इस यात्रा के 2 मतलब हैं। एक तो कि जो आंतरिक जो हमारी ब्रिटेन और हमारे दोनों देशों के अंदर एक जो है कि अर्थव्यवस्था का एक तरीके से पुनर्निर्माण हो रहा है कोविड के पश्चात, तो इन दोनों मामलों में जो मुक्त व्यापार समझौता होना है, हालांकि ये अंतरिम समझौता होना है, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यहाँ आने के पहले ही बता दिया है कि वो तकरीबन 11,000 नौकरियों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे यूके में मिलेगा और भारत में भी इसी तरह से। अब भारत का अभी कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे भारत में भी रोजगार में वृद्धि होगी। और एक चीज़ मैं खास बात बताऊं, देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कोविड के समय कि भारत और ब्रिटेन ने मिलकर कोविड जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई और उसके बाद भारत ने उसका निर्माण किया और बहुत ही सफल तरीके से भारत में भी उसका यूज हुआ और पूरी दुनिया में भारत ने एक्सपोर्ट किया। तो यह अनुभव जो है बहुत ही सार्थक अनुभव रहा और इस अनुभव के बाद दोनों देशों के बीच यह विश्वास हुआ है कि सरकार के समर्थन से प्राइवेट कंपनियों के बीच में भी बहुत अच्छा संबंध और बहुत अच्छी आर्थिक गतिविधियां हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था के ये पहलू है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी जो एक और अहम बात है, देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति बनी है उसके बारे में बोरिस जॉनसन या कह सकते हैं कि ब्रिटेन या अमेरिका पूरा जो ब्लॉक है वो नेटो ब्लॉक है, वो नेटो ब्लॉक खुली तरह से यूक्रेन के साथ है। भारत ने अभी तक एक तटस्थता बरती है, लेकिन भारत ने यह ऑफर किया है कि अगर इस पूरे मामले में कोई सोल्यूशन निकालने में अगर हम मददगार हो सकते हैं तो हम तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ी बात अभी इस पर होगी, क्योंकि रूस जिस तरीके से हमले बढ़ाता जा रहा है, लेकिन यह हमला लगातार रूस करेगा और उसके यूरोप की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जब शिखर वार्ता होगी कल, तो इस मामले में कोई न कोई एक तरीका ढूंढने का प्रयास किया जाएगा जिसको रूस को भी कन्वे किया जाए और जिसको भारत ब्रिटेन को भी कन्वे करेगा कि आपको किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल करना है। और ये जो तीसरा और चौथा 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं, एक तो कि देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी भारत का बहुत बड़ा कंसर्न है जो इंडो पैसिफिक से लेके और पूरी तरह, और ब्रिटेन एक बहुत बड़ी मैरीटाइम जो समुद्री ताकत है, उसके मामले में क्या सहयोग हो सकता है, इस पे भी बड़े पैमाने पे विचार होगा। और जो चौथी एक बड़ी बात है कि देखिए, दोनों में ग्लासगो में जो COP26 हुआ था उसमें भारत और ब्रिटेन ने मिलकर जो ओसोवाग यानी 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कि पूरी दुनिया के देशों को एक सौर ऊर्जा के ग्रिड से जोड़ना है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना को कैसे कार्य रूप में लाया जाएगा, इस पर भी काफी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। तो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ यह मामला है, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे कल चर्चा होगी। बिल्कुल, जिन पर सहयोग और दिशा आगे की तय होगी शिखर वार्ता में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा रूप है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। NIA के 13वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खात्मे से जुड़ी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ दर्ज मामलों ने
वहां आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफी मदद की है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और वहां आतंकवाद से जुड़े साजो सामान की आपूर्ति श्रृंखला को बंद करने के लिए भी एनआईए की सराहना की। आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई चीज हो ही नहीं सकता। आतंकवाद इटसेल्फ मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाला। अब हमने संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का भारत में पहली बार अधिकार एनआईए को दिया है और अब तक 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। एक नए प्रकार की शुरुआत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से भारत की मौजूदा सरकार की नीतिगत पहलों का लाभ उठाने की अपील की है। भारत में अमेरिकी वाणिज्यिक परिसंघ की 30वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने भारत में सह उत्पादन, सह विकास, निवेश प्रोत्साहन और रखरखाव मरम्मत सुविधाओं के विकास के लिए अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र की समान दृष्टि साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने भारत अमेरिकी आर्थिक जुड़ाव को 21वीं सदी के परिभाषित व्यावसायिक संबंधों में से एक बताया और कहा कि पिछले साल की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में उछाल आया है, जो माल में 113 अरब डॉलर को पार कर गया है। I received very positive response from our American colleagues to our keenness for co-development, co-production and investments in research and industry in India. Each successive interaction under the scope of the 2+2 dialogue that we have had in the recent years has opened new opportunities and newer areas of cooperation. मुद्रास्फीति लंबे समय से उच्च स्तर पर बनी रहने, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और निवेशकों के बीच अनिश्चितता के माहौल के कारण वैश्विक वृद्धि की गति प्रभावित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में मुद्रास्फीति के कारणों पर बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापक आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय को उत्प्रेरित करने के लिए G20 अच्छी तरह से तैयार है। उन्होंने अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सक्रिय सामूहिक प्रयासों की जरूरत भी बताई। वित्त मंत्री ने बैठकों से इतर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जॉन न्यूफर्ड से भी मुलाकात की थी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। What is the significance of India and the US convening the 2+2 meeting at this point in time? The message that came out was that despite the differences over Ukraine or situation related to Russia's role in Ukraine, both attach a lot of value to the bilateral relationship. The purpose of the 2+2 is basically to make it clear that whatever differences there may be over India's Ukraine policy, the fundamentals of the relationship, which arise around the common views on China and the Indo-Pacific in particular, remain untouched. आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परिसर का भ्रमण किया, साथ ही मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण आभा को देखा। इससे पहले उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर अपने पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ का अस्थि विसर्जन भी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे।
भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ FIO ने वाणिज्य मंत्रालय से एक समिति के गठन का अनुरोध किया है जो देश के आयात रुझानों का आकलन करे और उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे, जिससे व्यापार घाटा कम हो सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में FIO के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि निर्यातकों के लिए संशोधित परिवहन और विपणन सहायता योजना फिर लाई जाए। योजना खत्म होने से कृषि निर्यातकों को झटका पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुर्वेद और योग जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औषधि की पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रणालियों के अपने अपने फायदे हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। हालांकि पुलिस ने कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को इलाके में जाने से रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पार्टी के दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कई अन्य नेता भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय, प्रशासन और नियुक्ति और कार्मिक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने के साथ महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या दोगुना करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने चंपावत सीट से इस्तीफा दे दिया है ताकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में बीजेपी मुख्यालय में महामंत्रियों और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महासचिव BL संतोष के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती और तय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाई गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु में कहा कि 2 राज्यों में उनकी सरकार बन गई है और अब दूसरे राज्यों में इसे बढ़ाना है। केजरीवाल ने इसके साथ ही भ्रष्टाचार और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द इस रूट की सभी 10 बसों में से लागू करेगी और बाद में सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमीन गांव में पर्यटन संजीवनी योजना के तहत कोविड-19 महामारी से प्रभावित टूर ऑपरेटरों और टूरिस्ट गाइडों को चेक बांटे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 50% सब्सिडी के साथ 110 गोदाम स्थापित करने के लिए 39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। असम पुलिस ने एक ट्वीट के सिलसिले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ असम के कोकराझार थाने में IPC की धारा 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि नाथुराम गोडसे पर किए गए ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 365वीं रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को समिति की रिपोर्ट दी। सभापति ने रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी को बधाई दी है। संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने बताया है कि वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 काफी अहम बिल है जो भारत के वन्य जीवन संरक्षण कानून 1972 को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि भारत वन्य जीवन संरक्षण के मामले में वर्ल्ड लीडर है। साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार समिति की सिफारिशों को मंजूर करेगी और संसद के आगामी मॉनसून सत्र में संशोधनों को पारित किया जाएगा। Some of the standing committees we have been watching and had an occasion to mention in Parliament also have been doing an excellent job. And this standing committee, headed by Sri Jairam Ramesh, is one among them. I compliment all of you. And this report received today, it will be taken care and then it will be also published. It's a very important bill. It brings about major amendments in the Wildlife Protection Act of 1972 to fulfill India's commitments to international agreements, to improve the management of protected areas, to address the concerns of the wildlife conservation community, also address the infrastructure needs of the local communities living in and around the protected areas, and in general to strengthen the
effectiveness of the Wildlife Protection Act. India is a world leader in wildlife conservation. IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत की उच्च वृद्धि दर केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि ये दुनिया के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि यह हालिया विश्व अर्थव्यवस्था परिदृश्य के अनुरूप है। IMF ने मंगलवार को 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान जताया था और इस अनुमान के साथ भारत दुनिया में तेज गति से बढ़ने वाली और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। भारत की वृद्धि दर चीन की 4.4% की वृद्धि की तुलना में लगभग दुगनी होगी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन के पूर्वी प्रांत लुहांस के गवर्नर के मुताबिक रूसी सेना ने इस क्षेत्र के 80% हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है। लुहांस उन दो प्रांतों में से एक है जिन्हें मिलाकर डोनाबास का क्षेत्र कहा जाता है। रूसी सेना ने मारियोपोल में एक विशाल इस्पात संयंत्र में छिपे रक्षकों के खिलाफ घेराबंदी सख्त कर दी है। ये मारियोपोल में यूक्रेन का संभवतः अंतिम गढ़ है। बमबारी के कारण इस बंदरगाह शहर में फंसे नागरिकों को निकालने का प्रयास नाकाम हो गया है। इस बीच क्रेमलिन ने युद्ध खत्म करने के लिए अपनी मांगों के एक मसौदे में कहा है कि देश छोड़कर भागने वाले लोगों की संख्या 50 लाख पर पहुंच गई है। इस बीच रूस ने कहा है कि उसने संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनी मांगों का एक मसौदा यूक्रेन को सौंपा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने कोई प्रस्ताव देखा या सुना नहीं है। यूक्रेन को अमेरिका $50 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया करेगा ताकि यूक्रेन अपने कर्मचारियों का वेतन और पेंशन दे सके। श्रीलंका के प्रमुख विपक्षी दल समागी जन बालवेगिया ने देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली को खत्म करने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है। विपक्ष ने देश में 1978 से लागू राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त करके संवैधानिक लोकतंत्र को दोबारा बहाल करने की मांग की है। समागी जन बालवेगिया पार्टी ने ये विधेयक ऐसे समय में पेश किया है जब श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनकी पार्टी श्रीलंका पोदुजाना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच श्रीलंकाई अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र रामबुकाना से कर्फ्यू हटाने की घोषणा की है। देश में ईंधन की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के खिलाफ रामबुकाना में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी के बाद हिंसा भड़की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 13 लोग घायल हुए थे। वहीं भारत ने श्रीलंका में बिजली संकट से निपटने में मदद के लिए ऋण सुविधा के तहत 40,000 टन डीजल की एक और खेप भेजी है। इससे पहले भारत ने 2 अप्रैल को श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजा था। यह भारतीय ऋण सुविधा के तहत श्रीलंका को भेजी गई ईंधन की चौथी खेप है। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी और उनके 400वें प्रकाश पर्व पर पूरा विश्व श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद लाल किले से सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लाल किला परिसर में लगाए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उड़िया नववर्ष के मौके पर भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय बैसाखी महोत्सव की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।